नमस्कार दोस्तों 1,20,000 करोड़ रुपए इस बार का लोकसभा का इलेक्शन पूरी दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन दर्ज किया गया है जो भारत में इस बार आयोजित हो रहा है 2024 में। और इसमें जो हमारे देश की पार्टियां हैं वो 1,24,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं एज ए चुनाव कैंपेन के लिए। मतलब जो चुनाव में उनके पोस्टर, बैनर, रैली, उनके रोड शो, तमाम इत्यादि जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको लेके तमाम पार्टियाँ इकट्ठा होकर 1,24,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही हैं। दोस्तों 2019 में आंकड़ा 60,000 करोड़ था और 2024 में बढ़कर 2 गुनी बढ़कर 1,24,000 करोड़ हो चुका है। दोस्तों दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन देशों की साल की जीडीपी यानी कि जो उनकी साल भर की कमाई है वो कुल मिलाकर 1,24 करोड़ के आसपास होती है, या कई देश तो ऐसे हैं जिनके 1,24,000 करोड़ से कम है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की ये पार्टियां कितना बेतहाशा पैसा फालतू का खर्च कर रही है अपने चुनावी कैंपेन में, जहां वो अपने चुनावी झूठे वायदे लोगों के बीच में फैलाने के लिए, झूठे जुमले लोगों के बीच में फैलाने के लिए अपने मर्चेंडाइज के द्वारा, अपने झंडों के द्वारा, अपने रैलियों के द्वारा, अपने रोड शो के द्वारा फैलाने का प्रयास करती है और जनता को हर 5 साल में गुमराह करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों आज हमारे देश में 70 साल राज करने वाली पार्टी आज भी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में गरीबी हटाने का वादा करती है। तो कहाँ गए वो 70 साल जहां उनने राज किया और उस 70 साल से लेकर आज तक गरीबी नहीं हटा पाए, और 2024 के समय में भी वो अपने चुनावी मैनिफेस्टो में गरीबी हटाने का ही वादा कर रही है। और जो दोस्तों हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है वो जब सत्ता में आई तो उसका वादा था कि हम काले धन को वापस लाएंगे, और आज के चुनावी मैनिफेस्टो में भी उनका यही वादा है कि हम आज भी काले धन को वापस लाएंगे। तो वो इन 10 सालों में क्या कर रहे थे, कहाँ से वो काला धन ला रहे थे और कहाँ गया वो काला धन। और दोस्तों वहीं बात करें तो जो पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर शुरू हुई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए जिस पार्टी का जन्म हुआ था, आज वही पार्टी भ्रष्टाचारों में घिरी पड़ी है और उनके मंत्री और मुख्यमंत्री जेल में हैं उन्हीं भ्रष्टाचारों के आरोप में। तो दोस्तों हमारी भारत की जो राजनीति है, जो हमारी भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो क्या है और कितनी ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है भारत की राजनीति। आज हमारे देश में दोस्तों मात्र 2% युवा हैं जो भारतीय पॉलिटिक्स के स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, यानी कि ना के बराबर भारत में युवाओं की हिस्सेदारी है भारत की राजनीति में। आज हमारे जो नेता हैं वह 60 से 70 साल के उम्र दराज के नेता हैं जिनको ना टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, ना टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता है। तो कैसे हमारे देश को रन कर रहे हैं, कैसे हमारे देश की तमाम नीतियां पॉलिसियां बना रहे हैं। दोस्तों एक गंभीर मुद्दा है। आज इस वीडियो के माध्यम से तमाम चीज़ों के बारे में हम रोशनी डालने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि उनको भी पता लगे भारत की राजनीति का एक गंदा चेहरा जो हमसे हमेशा छुपाया जाता है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों अगर आज आपको क्लर्क की नौकरी भी चाहिए तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, लेकिन दोस्तों अगर आपको एमएलए या एमपी बनना है तो उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि आपके पास कोई भी ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स होना अनिवार्य नहीं है अगर आपको एमएलए या एमपी बनना है। आपको सिर्फ जनता जुटानी आनी चाहिए, आपको सिर्फ झूठे वादे करने आने चाहिए, आपको सिर्फ झूठे जुमले करने आने चाहिए, तो आप एमपी या एमएलए आराम से बन सकते हैं। दोस्तों ये हमारे देश की विडंबना है कि आज हमारे देश में जो लोग हमारे देश की नींव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं या हमारे देश को डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं वो भले किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो। मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं ये तमाम पार्टियों के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भारत की राजनीति का स्ट्रक्चर है वो किसी एक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, वो तमाम पार्टियों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बेसिक्स नॉलेज भी नहीं है। वह जिस डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पास उस डिपार्टमेंट की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उस डिपार्टमेंट को रन करते हैं, जिसका परिणाम यह है कि आज हमारा देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वह वही पुराना 150 साल पुराना चलता आ रहा है, जिसमें ना कोई सुधार हुआ है और ना कोई सुधार होने की गुंजाइश है आगे आने वाले कुछ वर्षों में। दोस्तों आज हमारे संसद और जो हमारे एमपी और जो एमएलए होते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ एमपी और एमएलए में दोस्तों उसमें से 43 से 45% ऐसे एमपी एमएलए हैं दोस्तों जिनके ऊपर आज क्रिमिनल चार्जेस हैं, या तो उनके ऊपर केस चल रहे हैं या उनके ऊपर केस पहले से लगे हुए हैं। दोस्तों अगर आज आपको किसी प्राइवेट सेक्टर में एक मामूली सी जॉब करनी होती है जिसकी सैलरी 9,000 या 10,000 भी होती है, तो उसमें आपको 4 बार पूछा जाता है, आपके क्लियरिफिकेशन लिया जाता है, आपको चेकआउट किया जाता है कि आपके ऊपर कोई चार्जेस ना लगे हो, आपके ऊपर कोई मुकदमा ना चल रहा हो। लेकिन दोस्तों आज हमारे संसद में ऐसे सांसद बैठे हैं और हमारे आज कई राज्यों में ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं। उनके ऊपर दोस्तों मर्डर जैसे गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर। कई सांसदों के ऊपर दोस्तों आज रेप के आरोप लगे हुए हैं, कई के ऊपर दोस्तों गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की या उन्होंने करप्शन किया। लेकिन दोस्तों हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वह इन सभी सांसद, इन सभी एमएलए को शरण देता है, यानी कि उनको माफ़ कर देता है कि आपके ऊपर भले कोई भी चार्जेस लगे हुए हैं, आप भले किसी भी गुनाह के गुनहगार हो, उसके बावजूद आपको चुनाव में लड़ने का अधिकार है और जीतोगे तो उसके बाद आपके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे। आज हमारे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है।
दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि पिछले 10 सालों से ही बेरोजगारी चलती आ रही है। बेरोजगारी हमारे देश की आज़ादी से एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है। दोस्तों बेरोजगारी पिछले 25 से 30 सालों से बहुत बड़ा श्राप बन के भारत के युवाओं के ऊपर टूट पड़ा है। हमारे देश में आज 9,000 और 10,000 की नौकरी करने वाले करोड़ों युवा हैं जो उसी 9,000 और 10,000 की सैलरी में अपना घर चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज हमारे देश में वही MP और MLA हैं जिनको लाखों रुपये आज तनख्वाह के रूप में दी जाती है। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, एक रिपोर्ट के मुताबिक एक MLA पर महीने में 2.5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं और वहीं एक MP पे 3 लाख के करीब एक महीने में खर्च किए जाते हैं। दोस्तों पूरे साल का आंकड़े की बात करें तो देश के 542 से 45 जो MP हैं उन पे एक साल में 3,000 से 4,000 करोड़ के बीच में खर्च किए जाते हैं। यानी कि हमारी जेब और आपकी जेब का मोटा पैसा उन MLA पे और उन MP पे खर्च किया जाता है। दोस्तों उनको कई तरीके के वेजेस मिलते हैं, कई तरीके से उनको पैसे दिए जाते हैं। यानी कि उनको डेली अलाउंसेस भी मिलते हैं, उनको गाड़ी का खर्चा भी मिलता है, उनको ट्रैवल का खर्चा भी मिलता है, उनको टेलीफोन का खर्चा भी मिलता है और उनको रहने के लिए घर भी मिलता है। और यहाँ तक कि अगर वो MLA या MP बनने के बाद रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन भी दी जाती है। दोस्तों आज हमारे देश में अग्निवीर जैसी योजना शुरू की गई है जिसमें आप 4 साल की सर्विसेज करते हैं और उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है और उसके बाद आपको कोई पेंशन भी नहीं दी जाती है। यानी कि आप अगर देश के लिए मर भी जाते हैं तो उसके बाद भी आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी या आपको कोई सम्मानित नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं कोई नेता, कोई विधायक या कोई सांसद अगर एक दिन का भी सांसद बनता है या एक दिन का भी विधायक बनता है तो दूसरे दिन से उसकी तुरंत पेंशन चालू हो जाती है। हर 5 साल में इन विधायकों और सांसदों की सैलरी इस तेज गति से बढ़ती है जिस तेज गति से इन्फ्लेशन बढ़ता है। यानी कि अगर महंगाई दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है तो इन सांसदों और विधायक को उससे कोई असर नहीं होगा क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो भी इसी रफ्तार से बढ़ाई जाएगी। लेकिन दोस्तों आम आदमी की बात करें तो आम आदमी को हजारों धरने देने पड़ते हैं, हजारों भूख हड़तालें करनी होती हैं, कई लोगों की जान चले जाती है, लोगों को सरकार को रोष जताना पड़ता है, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके बाद इनकी कहीं जाके कुछ रुपयों में इनकी सैलरी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों वहीं विधायक और सांसद की अगर सैलरी बढ़ानी होती है तो इसका कोई क्राइटेरिया, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी फिक्स नहीं होती। यानी कि अगर किसी विधायक या सांसद की किसी सरकार को सैलरी बढ़ानी है, यानी कि सांसदों और विधायकों की सैलरी बढ़ानी है, तो जो तमाम सांसद और तमाम जो विधायक होते हैं वो एक हो जाते हैं। यानी कि जो बिल पास करना होता है, किसी भी कानून का अगर बिल पास करना होता है तो जो अपोजिशन पार्टी होती है वो ऑब्जेक्शन उठा देती है यह कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे, इस बिल में ये कमियां हैं। लेकिन दोस्तों जब बात इनकी सैलरी की आती है, इनके पर्सनल वेजेस की आती है, इनके डेली के अलाउंसेस की आती है, तो ये सारे विधायक, ये सारे सांसद एक हो जाते हैं और एक मत होकर दोस्तों उस विधेयक को पास कर देते हैं, उस कानून को पास कर देते हैं और तुरंत से तुरंत अपनी सैलरी को बढ़वा लेते हैं, अपने पर्सनल अलाउंसेस बढ़वा लेते हैं। दोस्तों हमारे देश में आज भी अगर आपको रेलवे की टिकट बुक करनी होती है या रेलवे से कहीं सफर करना होता है तो आपको महीनों पहले रिजर्वेशन करना होता है, महीनों पहले टिकट बुक करानी होती है। उसके बाद भी आपके चांसेस नहीं रहते कि आपको उस ट्रेन में सीट मिल सके, उस ट्रेन में बैठने के लिए जगह मिल सके। लेकिन दोस्तों आज हमारे देश के सांसद, MLA और जो राज्यसभा सांसद होते हैं ये सिर्फ अपना ID कार्ड दिखा के किसी भी ट्रेन में फर्स्ट क्लास AC में सफर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इनको दोस्तों महीने के कई टिकट मिलते हैं कि एरोप्लेन के द्वारा भी ट्रेवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दोस्तों इनको हर सुविधा से लैस किया जाता है। आज हमारे देश का मोटा टैक्स का पैसा इन सांसदों और इन विधायकों की ऐशो आराम की जिंदगी में खर्च हो रहा है। जो पैसा हम अपने एजुकेशन स्ट्रक्चर पे लगा सकते थे, जो पैसा हम अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा सकते थे, जो पैसा हम अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा सकते थे, अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे लगा सकते थे, अपने यूथ पे लगा सकते थे, आज वो मोटा पैसा इन नेताओं की और इनके नेताओं की फैमिली की परवरिश में लग जाता है। यानी कि नेताओं को हर चीज़ में छूट होती है, इन लोगों को टैक्स में छूट होती है, इन लोगों को मेडिकल में छूट होती है, इन लोगों को ट्रैवलिंग पे छूट होती है, इन लोगों को खाने में छूट होती है, इन लोगों को बिजली में छूट। आज हमारे देश के नेता गरीबी से लड़ते लड़ते खुद अमीर हो गए और हम वहीं गरीब के गरीब रह गए। दोस्तों आज हमारे देश में जो नेता हैं, जो MP या जो MLA हैं, उनकी दोस्तों जो सालाना आय है या जो मंथली इनकम है दोस्तों, वो एक आम आदमी जो कि वोटर होता है उससे 1400 गुना ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आपकी 1 लाख रुपए मंथली इनकम है तो जो आपके MP या MLA हैं उनकी 14 करोड़ मंथली इनकम होती है। उसके बावजूद उनको भारी भरकम सैलरी, भारी भरकम अलाउंसेस, भारी भरकम वेजेस दिए जाते हैं, वो भी जनता की जेब से जो टैक्स के रूप में पैसा जाता है उसी पैसे में से दिए जाते हैं। दोस्तों आज अगर आपको कहीं पे मुकदमा दर्ज कराना हो, किसी थाने में मुकदमा दर्ज कराना हो, तो आज आपको किसी नेता की पहचान होना जरूरी है। यानी कि अगर आपकी किसी नेता से अच्छी खासी पहचान है तो आप तभी जाके उस थाने में आराम से मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं या उस थाने में केस को फाइल कर सकते हैं आराम से। लेकिन दोस्तों अगर आपकी वहीं कहीं जान पहचान नहीं है किसी नेता से या किसी बड़े बड़े अधिकारियों से, तो आपको दोस्तों मुकदमा दर्ज कराने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो सिस्टम बना के रखा है ये पॉलिटिकल पार्टियों ने, ये इसी सिस्टम की दुहाई देते हैं
कि हम इस सिस्टम को ठीक करेंगे जब सत्ता में आएंगे, लेकिन दोस्तों सत्ता में आने के बाद वह इसी सिस्टम के सहारे लोगों का उत्पीड़न करते हैं, लोगों को टॉर्चर करते हैं, लोगों को मेंटली हैरेस करते हैं। दोस्तों ये सिस्टम ये सही ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये सिस्टम सही हो जाएगा तो लोग इनको वोट ही नहीं करेंगे। और दोस्तों वहीं रही एजुकेशन की बात, तो जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, भले वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, तो वह चाहते ही नहीं है कि इंडिया का जो यूथ है वो एजुकेटेड यूथ हो, या इंडिया में एजुकेशन और ज़्यादा तेज गति से फैले। क्योंकि अगर इंडिया का हर यूथ एजुकेटेड हो जाए, इंडिया के हर लोग एजुकेटेड हो जाए, तो इन पार्टियों को वोट कोई देगा ही नहीं, ये पार्टियां सत्ता में आ ही नहीं पाएंगी। ये नेता और ये पार्टियां हमें जाति के नाम पर, हमें जाति के आधार पर एक दूसरे से लड़ाते रहती है, एक दूसरे के विरोधी बना देती हैं। लेकिन जब चुनाव आता है या जब चुनाव खत्म होता है तो यही नेता आपस में बैठ के पार्टियां कर रहे होते हैं, आपस में बैठ के गपशप कर रहे होते हैं। यानी कि आपने कई बार सार्वजनिक स्थलों पर भी देखा होगा कि दो पार्टियों के अलग अलग नेता आपस में बड़ी गर्मजोशी से मिलते आ रहे हैं, बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं, बड़े हंसमुख के एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे का हालचाल जानते हैं, एक दूसरे के लिए मिठाई लेके जाते हैं। लेकिन दोस्तों यही वो नेता जब चुनावी रैली में आते हैं, चुनावी कैंपेनिंग करने आते हैं, या जब भाषण देते हैं, तो अपने मुंह से जहर उगलते हैं एक दूसरे लोगों को लड़ाने के लिए। यानी कि जाति के आधार पर हमें एक दूसरे से लड़ाया जाता है और हमारा वोट कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों ये तमाम सभी जो देश की पार्टियां हैं वो सारे यही काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, ये हमारा पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही इसी के लिए जिम्मेदार है। आज तमाम पार्टियों के अलग अलग गुट बन चुके हैं, यानी कि हर पार्टी अपने एक जाति के आधार पर वोट इकट्ठा करने के लिए जानी जाती है। यानी कि एक पार्टी का एक जातिगत वोट है, एक पार्टी का एक जातिगत वोट है, एक पार्टी का एक कास्ट का वोट है। दोस्तों हमें इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि हम इनके चक्कर में आपस में लड़ने लग जाते हैं कि ये पार्टी सही है, ये पार्टी सही है, हम इसको वोट करेंगे, आपको भी इसको वोट करना चाहिए, ये तो गंदा है, ये तो बेकार है क्योंकि ये इसने बोला। दोस्तों इसी तरीके से पार्टियां हमें मैनिपुलेट करती है। लेकिन दोस्तों जब इनके हित की बात आती है, जब इन पार्टियों के अपने हित की बात आती है, तो ये सारी पार्टियां एक हो जाती है। यानी कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा था, जिसे अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन किया गया था, जब यह दोस्तों आया था तो उस समय सारी पार्टियों ने एक मत होकर इसके विधेयक को पास कर दिया, यानी कि इसको कानून बना दिया। तो सारी पार्टियां एक होगी, क्योंकि इन पार्टियों को पता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सभी पार्टियों को चंदा मिलेगा, मोटा मोटा पैसा मिलेगा, तो ये तो फायदे की चीज है, इसमें हम क्यों अगेंस्ट रहें, क्यों अपोजिट में रहें सरकार के। तो ये सारी पार्टियां एक हो गई। दोस्तों वहीं जब इन सांसदों की और इन विधायकों की सैलरी बढ़ाने की बात आती है, तो सैलरी का विधेयक पास किया जाता है, तो तब भी ये सारे विधायक और सांसद एक हो जाते हैं, तब इनमें कोई अपोजिशन नहीं रहता। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं सिर्फ चुनाव में वोट पाने के लिए और सत्ता में काबिज होने के लिए। क्योंकि इन्हें पता है कि 5 साल ये पार्टी सत्ता में रहेगी तो 5 साल बाद मुझे आना है। क्योंकि इन नेताओं के लिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी में स्विच करना, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना भी बहुत आम बात है। आपने देखा होगा कि कई नेता ऐसे होते हैं जो 2-2 बार पार्टियां बदल देते हैं, एक बार इस पार्टी में, दूसरी बार उस पार्टी में, फिर दोबारा से इस पार्टी में, फिर दोबारा से उस पार्टी में, क्योंकि इनके लिए बहुत सी आम बात होती है। हमें आपस में लगता है, हम आपस में लड़ते रहते हैं कि ये तो बेकार आदमी है, ये तो इस पार्टी से इस पार्टी में जाता है। लेकिन जो पार्टी के पर्सनल बंदे होते हैं, जो एग्जैक्टली पार्टी में होते हैं उपस्थित, उनके लिए ये दोस्तों आम सी बात है, उनके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्योंकि अगर वो बंदा वहाँ आएगा तो उसके साथ साथ उसकी जाति का सपोर्ट भी हमारे पास आएगा, उसके वोटर्स भी हमारे पास आते हैं, तो इनडायरेक्टली हमारी पार्टी को फायदा होगा। तो कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि कोई बंदा अगर उसकी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में गया है और दोबारा आना चाहता है तो उसको मना करे, क्योंकि इनडायरेक्टली इससे कई ज्यादा फायदे होते हैं। तो आप 2024 सभी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र यानी कि चुनावी मैनिफेस्टो को उठा के देख लीजिए, तो तमाम जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो आज भी उन्हीं जुमलों को लेकर अपने चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल कर रही हैं। यानी कि वही पुरानी घिसी पिटी बातें कि हम गरीबी हटा देंगे, हम देश में ये फ्री करेंगे, हम देश में राशन फ्री देंगे, हम देश में तेल फ्री देंगे, हम देश में लाइट फ्री देंगे। दोस्तों किसी भी पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में यह बात नहीं लिखी पाई जाएगी, या यह बात आप नहीं ढूंढ सकते कि हम कैसे यूथ को, जो हमारे देश का युवा है, उसको आगे राजनीति में प्रमोट करेंगे, उसे आगे राजनीति में इंट्रोड्यूस करेंगे। दोस्तों आज हमारी दुनिया के सामने ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पूरी तरीके से, हमारे इन्वायरमेंट को खत्म हो चुका है, हमारा इन्वायरमेंट पूरी दुनिया से आज पेड़ पूरी तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। तो किसी भी पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में पर्यावरण बचाने को लेकर कोई भी बात नहीं लिखी गई है। किसी भी पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में यह नहीं बताया कि हम कैसे इन्वायरमेंट के लिए काम करेंगे, हम कैसे पानी के स्रोतों को बचाएंगे, हम कैसे पानी को लंबे समय तक इस धरती में बचाए रखेंगे। किसी भी पार्टी ने दोस्तों पॉल्यूशन को लेकर बात नहीं की कि हम कैसे पॉल्यूशन को रोकेंगे। किसी भी पार्टी ने यह बात नहीं की कि हम कैसे एआई का मिसयूज हो रहा है उसको रोकेंगे, कैसे हमारे देश में मिसलीडिंग एड्स होते हैं, कैसे हमें गलत प्रोडक्ट हमें दिए जा रहे हैं, हमें हमारे जो खाने होते हैं उसमें कैसे गलत इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, गलत केमिकल मिलाए जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों चुनावी मैनिफेस्टो में आज भी हमारे देश में बात नहीं की जाती है, जब हमारा देश 2024 एक डिजिटल दौर में जी रहा है।
दोस्तों देश के यूथ को दोस्तों जागरूक होने की ज़रूरत है और एज ए लीडर अपने अंदर ऐसी कैपेबिलिटी पैदा करने की ज़रूरत है और हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी दोस्तों अपनी सरकारों के खिलाफ, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के खिलाफ, अपनी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके खिलाफ कि आप अपनी पार्टियों में यूथ को जिम्मेदारी दीजिए, अपनी पार्टियों में यूथ को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि अगर देश का युवा आगे बढ़ेगा तो तभी जाके हमारी देश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कुछ सुधार आएंगे, हमारे देश की राजनीति में कुछ सुधार आएंगे। नहीं तो दोस्तों हमारे देश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और बद से बदतर होता ही जाएगा।